हेलो गाइज, वेलकम टू पेंडुलम ईडीयू। स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पेंडुलम ईडीयू में। और आज हम हमारी सीरीज एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशंस को कंटिन्यू करते हुए आज एक और पेपर का सॉल्यूशन हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों इस वीडियो में। तो आज कौन सा पेपर है? आज है पेपर 4 मार्च 2020 का जो मॉर्निंग शिफ्ट था उसका रीजनिंग सेक्शन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। आई होप आपको ये सीरीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, पसंद आ रही होगी दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज के सेशन को। तो इस पेपर का पहला क्वेश्चन क्या था दोस्तों? पहला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, वेन डायग्राम पे क्वेश्चन दिया गया था आपको। इसमें कहा गया आपको ट्राइंगल जो है दोस्तों वो क्लाउन्स को रिप्रेजेंट करते हैं एंड सर्कल रिप्रेजेंट्स आपका एक्रोबैट्स, सर्कल एक्रोबैट को रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों। देन रेक्टेंगल जो है वो मेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, रेक्टेंगल्स मेल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड जो स्क्वायर है वो रिंग मास्टर को, तो स्क्वायर जो है दोस्तों वो रिंग मास्टर को। अब पूछा गया हमें कि हाउ मैनी क्लाउन्स आर ऑल्सो रिंग मास्टर बट नॉट एक्रोबैट्स। हाउ मैनी क्लाउन्स आर ऑल्सो रिंग मास्टर्स बट नॉट एक्रोबैट्स। तो क्लाउन्स सारे हमारे ट्राइंगल्स के अंदर आ गए। आर ऑल्सो रिंग मास्टर, रिंग मास्टर कौन से हमारे? स्क्वायर वाले। तो स्क्वायर और ट्राइंगल का जो शेडेड पार्ट है वो है आपका दोस्तों, ये उसमें आएगा 17 और ये 5। तो हमें कहा गया नॉट एक्रोबैट्स। नॉट एक्रोबैट्स यानी कि हमें सर्कल वाले पार्ट को हटाना पड़ेगा। यहाँ पे दोस्तों 17 लिखा था, तो ये वाला जो पार्ट है आपका, यही जो है इसके बारे में यहाँ पे बात करी जा रही है कि क्लाउन्स आर ऑल्सो रिंग मास्टर बट नॉट एक्रोबैट्स। तो 17 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 2 है आपका ब्लड रिलेशन पे बेस्ड क्वेश्चन। तो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस का आपको आइडिया लग गया होगा कि हम क्या नोटेशन यूज़ करते हैं दोस्तों फैमिली ट्री बनाने के लिए। फिर मैं जो लोग नए जुड़े हैं उनके लिए दोबारा बताता हूँ। इंक्लाइन लाइन और वर्टिकल लाइन से हम डिनोट करते हैं दोस्तों पेरेंट एंड चाइल्ड के रिलेशन को। सिमिलरली डबल हॉरिजॉन्टल लाइन से हम डिनोट करते हैं दोस्तों हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशन को। देन बात करें अगर हम सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन से हम डिनोट करेंगे दोस्तों सिबलिंग्स के रिलेशन को। एंड आपका M/F से हम डिनोट करने वाले हैं दोस्तों मेल/फीमेल को। तो अब हमें क्या कहा गया है क्वेश्चन में पढ़ते हैं हम दोस्तों। अर्श इज शिवम्स फादर, then Dhruv is son of Vimla. The Dhruv is son of Bimla. Ishwar is the father of Arsh. If Shivam is the brother of Dhruv, how is Bimla related to Ishwar? तो हमें कहा गया कि अर्श जो है वो शिवम के फादर हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं अर्श इज अ मेल एंड ही इज फादर ऑफ शिवम। देन बात करी जाए ध्रुव इज द सन ऑफ बिमला, बोला गया हमें ध्रुव इज द सन मतलब कि मेल हो गया, वो इज द सन ऑफ बिमला। तो यहाँ पे हमने बिमला को डिनोट कर दिया है। देन अभी हमें बिमला और शिवम दोनों के ही जेंडर्स नहीं पता तो हम नहीं लिख सकते दोस्तों। देन बोला गया हमें इफ़ शिवम इज़ ब्रदर ऑफ ध्रुव। अब यहाँ पे हमें पता लग जाता है दोस्तों कि शिवम जो है मेल है क्योंकि वो ब्रदर है ध्रुव का। और अगर ये रिलेशन शिवम और ध्रुव के बीच में है यानी कि हम बोल सकते हैं अर्श और बिमला के बच्चे हैं, यानी अर्श और बिमला जो है हस्बैंड एंड वाइफ होंगे, स्पाउस होंगे। यानी बिमला विल बी वाइफ ऑफ अर्श। एंड देन लास्ट में हमसे पूछा गया कि हाउ इज़ बिमला रिलेटेड टू ईश्वर। ईश्वर के लिए एक और लाइन थी दोस्तों, ईश्वर इज़ फादर ऑफ अर्श। तो ईश्वर जो है फादर ऑफ अर्श हैं दोस्तों, यानी कि ये मेल हैं। अब हमें पूछा गया कि बिमला किस तरह से रिलेटेड है ईश्वर से। तो हम बोल सकते हैं दोस्तों बिमला इज़ डॉटर इन लॉ ऑफ ईश्वर, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है दोस्तों? ये आपका लेटर का पैटर्न बना के दिया गया है आपको। इसको किस तरह से डिनोट करना है, आपको ऑप्शन को चेक करके पुट करके देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप उसके बिना भी डायरेक्टली देख सकते हो। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे दोस्तों, यहाँ पर आपको देखने में पता लगेगा यहाँ पे 4 W हैं। अगर यहाँ पे 4 W हैं तो उसके बाद 4 S आ सकते हैं बिल्कुल। देन यहाँ पर अगर 3 W हैं तो यहाँ पर 3 S आ सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर 2 W हैं तो 2 S आ जाएंगे और यहाँ पर 1 W आ जाएगा। तो इस लॉजिक के हिसाब से यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा पैटर्न सेट बैठ जा रहा है। अब हम चेक करते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन ये होगा, WSSS, यानी कि ऑप्शन बी हमारा जो है सेम पैटर्न को फॉलो कराएगा। तो दोस्तों ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया कि हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर प्रेजेंट इन द गिवन फिगर। तो यहाँ दोस्तों बैठ मत जाइएगा आप सारे के सारे ट्रायंगल्स को गिनने, वो करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा उसकी वजह से। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ दोस्तों। अगर कोई स्क्वायर है और स्क्वायर या रेक्टेंगल में इस टाइप से डिवाइड किया गया, आपका नंबर ऑफ पार्ट्स अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे, तो 4 पार्ट में हमने स्क्वायर या रेक्टेंगल को हम डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे। तो आपके इस फिगर के अंदर कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स होंगे हम ये डायरेक्टली बता सकते हैं। और कितने होंगे दोस्तों? वो होंगे ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ पार्ट्स, यानी कि ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ पार्ट्स, यानी यहाँ पे 4 पार्ट्स, तो यानी कि 8 ट्राइंगल्स इस
फिगर के अंदर दोस्तों प्रेजेंट है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर सिमिलरली, इसको मैं मान लेता हूँ A B C D देन E और F। ABCD रेक्टेंगल की मैं बात करूँ तो ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ है दोस्तों? डिवाइड दोस्तों इक्वल लाइन से होना चाहिए, मतलब इस टाइप से होना चाहिए कि वो इक्वली डिवाइड हुआ हो, इक्वल एरियाज में। कितने इक्वल एरियाज में डिवाइड हो रहा है ये आपको ध्यान रखना है। तो इक्वल एरिया की बात करूँ तो मैं यहाँ पे दोस्तों एक ये इक्वल एरिया हो गया, दूसरा ये इक्वल एरिया हो गया, ये तीसरा इक्वल एरिया हो गया, ये चौथा इक्वल एरिया हो गया। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे 4 × 2 यानी कि टोटल 8 ट्राइंगल्स निकल रहे हैं। सिमिलरली DCEF से भी दोस्तों 8 ट्राइंगल्स निकल जाएंगे। अब 8 ट्राइंगल्स यहाँ से निकल गए दोस्तों, 8 ट्राइंगल्स यहाँ से निकल गए हैं। तो अब बात करते हैं हम, ये जो ट्राइंगल है ये वाला, इसमें जो है आपके 2 ट्राइंगल्स और एक्स्ट्रा दिख रहे हैं। तो ये 2 ट्राइंगल यहाँ पर और आ जाते हैं। यहाँ पर भी आपको देखोगे तो 2 ट्राइंगल्स और दिख रहे हैं, तो यहाँ पर भी 2 ट्राइंगल्स एक्स्ट्रा आ जाएंगे। तो स्क्वायर ABCD, स्क्वायर या रेक्टेंगल जो भी फिगर रहा होगा दोस्तों, ABCD के अंदर जो है आपके टोटल 10 ट्राइंगल्स हैं। सिमिलरली DCEF में भी आपके 10 ट्राइंगल्स हैं। अब बात आई दोस्तों इन दोनों के कॉमन ट्राइंगल्स की। अगर मैं इस ट्राइंगल को कंसीडर करूं, सॉरी इस ट्राइंगल को नहीं दोस्तों, ये तो काउंट हो चुका, ये वाला ट्राइंगल को, बड़े ट्राइंगल को FDB को अगर मैं कंसीडर करूं दोस्तों, तो ये जो ट्राइंगल है ये दोनों स्क्वायर्स के कॉमन एरिया में बन रहा है, वो उन दोनों में ही काउंट नहीं हुआ है। तो दैट्स वाई वी हैव टू कंसीडर DBF एज अ ट्राइंगल। और ACE जो है वो भी हमें काउंट करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, क्योंकि वो आपका स्टार्टिंग में काउंट नहीं हुआ था उन ट्राइंगल्स में। तो 2 ट्राइंगल्स और हो जाते हैं, ACE और DBF, ये ट्राइंगल्स और हो जाते हैं दोस्तों। टोटल ये 20 थे ट्राइंगल्स और प्लस 2 ट्राइंगल्स और, तो 22 ट्राइंगल जो हैं इस फिगर के अंदर पॉसिबल है, यानी आपका ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया? क्वेश्चन नंबर 5 है आपका दोस्तों फिगर सीरीज पे बेस्ड क्वेश्चन, और इसमें लॉजिक और पैटर्न जो है हम डिकोड करने की कोशिश करते हैं। क्या कहा गया है यहाँ पे? इसमें अगर हम ध्यान से देखें दोस्तों, अगर मैं इसको इस टाइप से बना लूँ, ये आपका फिगर 1, ये जो प्लेस हो गया आपका फर्स्ट प्लेस हो गया, ये सेकंड प्लेस हो गया, थर्ड प्लेस हो गया और ये फोर्थ प्लेस हो गया दोस्तों। अगर हम बात करें यहाँ पे हो क्या रहा है, जो फर्स्ट प्लेस पे है यहाँ पर जो फर्स्ट प्लेस पे है वो यहाँ पर सेकंड प्लेस पे पहुँच जा रहा है, यानी कि फर्स्ट प्लेस वाला जो है वो सेकंड प्लेस पे पहुँच जा रहा है। जो यहाँ पर सेकंड प्लेस पे था वो दोस्तों आपका फोर्थ प्लेस पे पहुँच जा रहा है, यानी सेकंड प्लेस वाला जो है वो फोर्थ प्लेस पे पहुँच जा रहा है। सिमिलरली जो थर्ड प्लेस पे था दोस्तों, थर्ड प्लेस पे था वो फर्स्ट प्लेस पे पहुँच जा रहा है, थर्ड प्लेस पे था जो फर्स्ट प्लेस पे पहुँच जा रहा है। और जो फोर्थ प्लेस पे था वो यहाँ पर आपको दिख भी नहीं रहा है वो दोस्तों। फोर्थ प्लेस वाला जो है आपका गायब हो गया है, वो रिप्लेस कर दिया गया है एक न्यू कैरेक्टर से, रिप्लेस्ड बाय न्यू सिंबल एट पोजीशन। कौन सी पोजीशन पे दोस्तों? नया सिंबल आया आपका पोजीशन नंबर 3 पे, तो थर्ड पोजीशन पे आपका नया सिंबल आ जा रहा है। तो बस यही हमें करना है दोस्तों कि किस टाइप से इस लॉजिक को हम फॉलो करेंगे और फोर्थ जो फिगर है उससे फिफ्थ फिगर को बनाने की कोशिश करेंगे। अब इसमें फर्स्ट पे ये है, तो फर्स्ट वाला जो ये पार्ट है आपका, फर्स्ट वाला जो एरो है ये आपका यहाँ पर फर्स्ट वाला, क्योंकि सेकंड पे जाना था सेकंड पोजीशन पे, तो ये आपका दोस्तों आ जाएगा यहाँ पर, ये आपका यहाँ पर आ गया। ये क्योंकि शेडेड है तो हमने शेडेड बना दिया इसको। जो सेकंड पे था दोस्तों वो फोर्थ पे चला जाएगा, जो सेकंड पे था वो फोर्थ पे चला गया हमारा। देन बात करें थर्ड वाला जो है आपका थर्ड पोजीशन पे है आपका @ तो थर्ड पोजीशन वाला जो है आपका फर्स्ट पोजीशन पे चला जाएगा, यानी कि @ यहाँ पे आ जाता है। एंड जो लास्ट फोर्थ पोजीशन है वो फोर्थ पोजीशन पे था आपका सर्कल, तो वो गायब हो जाएगा और उसका नया उसकी जगह सिंबल आएगा। तो अब हम ऑप्शंस में देखें दोस्तों इस टाइप से कौन सी फिगर हमारी फॉलो कर रही है। @ ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में है यहाँ पर, यानी कि अगर हम ऑप्शन सी और डी को ध्यान से देखें तो दोस्तों ऑप्शन डी में आपका ये इस पोजीशन पे है, आपका ट्रायंगल इस पोजीशन पे, @ इस पोजीशन पे है, और एक यहाँ पर नया सिंबल भी है दोस्तों। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो दोस्तों स्पीड से चलेंगे एकदम, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम हॉल में जो है किस प्रेशर से आपको क्वेश्चंस को करने होते हैं, किस स्पीड से आपको क्वेश्चन को करने होते हैं और किस अप्रोच से क्वेश्चन को करने होते हैं, बिल्कुल उसी को मेंटेन करते हुए हम पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करेंगे दोस्तों। थोड़े से कुछ क्वेश्चन जो आपके टिपिकल हैं उनमें मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा, ज़रूर दूंगा उनको आपको समझाने के लिए। बाकी सारे क्वेश्चन को हम स्पीड से करेंगे, क्योंकि अब आपकी भी कुछ स्पीड बन गई होगी दोस्तों हमारे साथ करते करते सारे के सारे पेपर्स को सॉल्व। तो दोस्तों आई होप आप लोग पेपर और पेंसिल लेकर साथ साथ हमारे सॉल्व करते चल रहे होंगे दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया कि सीक्वेंस ऑफ फोल्डिंग अ पीस ऑफ पेपर एंड द मैनर इन विच द फोल्डेड पेपर हैज़ बीन कट इज शोन इन द फॉलोइंग फिगर।
हाउ वुड दिस पेपर लुक व्हेन अनफोल्डेड। तो दोस्तों इस फिगर को जब हम अनफोल्ड करेंगे तो कैसी लगेगी, ये बोला गया। सबसे पहले ये फोल्ड यहाँ पे लगी है, तो इसमें आपको मैंने पहले ही बताया दोस्तों, जहाँ पर भी फोल्ड हुआ हो जिस डायरेक्शन में भी, बस उधर पे ही आपको क्या काम करना है, उधर पे एक मिरर प्लेस कर देना। अगर हम इस यहाँ पे एक मिरर प्लेस कर देते हैं तो दोस्तों उस मिरर में जो आपकी ये है यहाँ पर इस जगह पे ये है, इस मिरर में आपकी इमेज कैसी बनेगी वो देखनी है हमें, मिरर इमेज कैसी बनने वाली है। तो हमारे पास दोस्तों जो गिवन फिगर है वो इस टाइप से है कुछ, ये आपको दिया गया है कुछ इस तरह से। एंड अब बोला गया हमने यहाँ पे अगर मिरर प्लेस कर दिया दोस्तों तो इसकी मिरर इमेज कुछ दिखेगी इस टाइप से दोस्तों, ये आपका दिखेगा कुछ इस तरह से। अब हमें लेफ्ट साइड का जो पोर्शन है वो पता लग गया है। अब हमें इसको भी वापस रीफोल्ड करना है, तो मतलब रीओपन करना है दोस्तों। तो आपका जो है यहाँ पर हम एक मिरर प्लेस कर देते हैं, यानी कि हम यहाँ पर एक मिरर प्लेस करेंगे, यानी यहाँ पर हम एक मिरर प्लेस करने वाले हैं। तो दोस्तों उस मिरर में किस टाइप से दिखेगा आपका, ये आपका दिखेगा कुछ इस तरह से, ये आपका इसकी मिरर इमेज आ जाएगी कुछ इस टाइप से। इधर पे जो अगर हम देखेंगे तो दोस्तों इसकी मिरर इमेज आ जाएगी आपकी इस टाइप से। तो अब आपको पता लग गया कि फाइनल फिगर आपकी दिखेगी कुछ इस टाइप से अगर हम अनफोल्डिंग कर देंगे तो यानी आपका ऑप्शन डी जो हो जाता है वो एकदम एग्जैक्ट इसी तरह से है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया आपको, क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों ऑड वन आउट बेस्ड क्वेश्चन। इसमें कहा गया आपको सेलेक्ट द ऑड लेटर क्लस्टर। तो आपको यहाँ पर दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले जो है आप अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ बना लीजिए। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ अगर हम बनाएं ABCD EFGHIJKL MNOPQRST UVWXY और Z। तो हम यहाँ पे 4-4 के पेयर्स में दोस्तों अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ को पूरी की पूरी बना लेते हैं। देन हम बात करें TCR, हमें दिया गया पहला लेटर कोड TSR। तो T दोस्तों ये रहा आपका, फिर S है, फिर R है। तो मतलब ये अगर हम इसको उल्टा करके देखें तो RST है, यहाँ पे देखें तो हम WXY है। यहाँ पर अगर हम देखें तो दोस्तों NML लिखा है यहाँ पे, तो NM और L लिखा है दोस्तों यहाँ पे। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो LMN यानी कि उल्टा करने पे इस तरह से आता है, और HGF करें अगर हम तो H के बाद दोस्तों I आता है और फिर J आता है। तो HGF यानी कि ये सेम पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। यहाँ पर अगर आप देखें T में से अगर मैं -1 करूँ तो S मिलेगा मेरे को, S में से -1 करूँ तो R मिलेगा। तो सब के सब A से लेकर C ऑप्शन तक सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं -1 का, जबकि ऑप्शन डी आपका ऐसा नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन डी हो जाता है आपका ऑड वन आउट, यानी कि यही आपका करेक्ट आंसर होता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चन। तो डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चन को किस तरह से करना है आपको, यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों आपको, यहाँ पे लिखा है जैम, यहाँ पे स्टार्टिंग के 3 वर्ड सेम है, यहाँ पे भी स्टार्टिंग के 3 वर्ड सेम है, यहाँ पे भी स्टार्टिंग के 3 वर्ड सेम है, और यहाँ पे भी। तो हम देखेंगे दोस्तों 4th वर्ड से, 1st, 2nd, 3rd, 4th और 5th नंबर पे जो वर्ड्स हैं हमारे उनका 4th अल्फ़ाबेट देखते हैं। 4th अल्फ़ाबेट अगर हम देखें दोस्तों तो 4th अल्फ़ाबेट है इसमें L, इसमें है आपका I, देन है आपका यहाँ पे M, यहाँ पे आपका I है, और यहाँ पे भी दोस्तों I है। तो आपको पता है दोस्तों I पहले आएगा, फिर L आएगा, फिर M आएगा। तो सबसे लास्ट में दोस्तों M आने वाला है, यानी कि आपका जो सबसे लास्ट वर्ड होगा वो थर्ड डिक्शनरी के हिसाब से सबसे लास्ट में 3 आएगा, और उससे पहले आएगा आपका 1 दोस्तों। तो 1 और 3 वाला जो है लास्ट में आपका ऑप्शन B और D है, यानी ऑप्शन A और C हम बोल सकते हैं एलिमिनेट हो जाता है यहाँ से डायरेक्टली। अब बचता है आपका ऑप्शन B और D। अब हमें चेक करना पड़ेगा दोस्तों 5th अल्फ़ाबेट भी। 5th अल्फ़ाबेट अगर हम चेक करें यहाँ पे तो जेमिनेट है यहाँ पर, तो यहाँ पर N है यहाँ पे 5th अल्फ़ाबेट, इसमें भी दोस्तों 5th अल्फ़ाबेट आपका N है, और यहाँ पर भी 5th अल्फ़ाबेट N ही है। तो अब 5th अल्फ़ाबेट से काम नहीं चलेगा, अब हमें 6th अल्फ़ाबेट चेक करना पड़ेगा। अगर हम 6th अल्फ़ाबेट चेक करते हैं दोस्तों तो इसमें 6th अल्फ़ाबेट I है, यानी 5th में I है 6th अल्फ़ाबेट, देन 4th में आपका A है, और आपका 2nd में भी दोस्तों A है, यहाँ पर भी A है और यहाँ पर भी A है दोस्तों। तो अब इससे हमें पता क्या लगा दोस्तों, A पहले आता है और I लास्ट में आता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो 5th वाला जो आपका ऑप्शन है वो 2, 4 और 5 में सबसे लास्ट होगा, यानी कि हम बोल सकते हैं ये थर्ड लास्ट ये होने वाला है 5। अब हम चेक करें ऑप्शन बी और डी को, तो 5 जो है दोस्तों थर्ड पोजीशन पे सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी में आ रहा है, तो आपका ऑप्शन डी होगा डायरेक्टली करेक्ट आंसर, आपको और कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है आपको इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज स्ट्रेट इज रिटन एज TSARGITH, हाउ विल थर्सडे बी रिटन एज इन दैट लैंग्वेज। तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे दोस्तों यहाँ पे हो क्या रहा है, हमें लिखा गया है STRAIGHT, स्ट्रेट को किस तरह से लिखा गया है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है TSARGITH। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे
एस की पोजीशन और टी की पोजीशन को दोस्तों इंटरचेंज कर दिया, यहाँ पे आर की पोजीशन और ए की पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया, यहाँ पे आई और जी की पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया और एच और टी की पोजीशन को। तो मतलब 2-2 के पेयर में हमने पूरे के पूरे वर्ड को डिवाइड किया एंड देन उनके जो अल्फ़ाबेट्स थे उनको इंटरचेंज कर दिया दोस्तों। तो हम यहाँ पे थर्सडे में भी सिमिलर लॉजिक के हिसाब से अगर चलेंगे तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा दोस्तों, THURSD और AY को हमने सेलेक्ट किया और उनको इंटरचेंज कर दिया HTRUDSYA। तो HTRUDSYA जो है आपका ऑप्शन सी है, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों मैथमेटिकल ऑपरेशन बेस्ड क्वेश्चन। इसमें कहा गया कि आपको सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिकल साइंस टू सीक्वेंसली प्लेस द स्टार साइंस टू बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। तो हमारे पास इक्वेशन है दोस्तों 12 स्टार 7 स्टार 6 ब्रैकेट में स्टार 13 स्टार 6। तो दोस्तों इन क्वेश्चंस को, मैथमेटिकल ऑपरेशंस को, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, सबसे पहले आपको डिवाइड वाले साइन को कंसीडर करके चेक करना होता है, क्योंकि डिवाइड साइन आपको सबसे पहले एक चीज़ बता देता है दोस्तों कि कहीं वो पूरी तरह से कट रहा है, आपकी जो वैल्यू आ रही है वो पूरी तरह से कट रही है या नहीं कट रही, वो आपको कहीं फ्रैक्शन में वैल्यू तो नहीं दे रही। अगर वो कभी भी फ्रैक्शन में वैल्यू दे देती है आपको, तो दोस्तों आपका फाइनल आंसर कभी भी एक इंटीजर नहीं हो सकता। तो हम पहले ऑप्शन में चेक करें अगर डिवाइड की पोजीशन, तो पहले ऑप्शन में डिवाइड की पोजीशन दोस्तों अगर यहाँ पे बनाई गई है तो अंदर ज़रूर बिल्कुल अगर हम चेक करें दोस्तों, तो यहाँ पर अगर हम डिवाइड पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 12/7 और यहाँ पे नेक्स्ट सिंबल है माइनस का 6। 12/7 माइनस 6 हमेशा एक फ्रैक्शन वैल्यू देगा दोस्तों, जो कि आप कोई भी यहाँ पर सिंबल लगा लीजिए स्टार की जगह, उसके बावजूद भी वो हटेगी नहीं वैल्यू आपकी। तो हम बोल सकते हैं दोस्तों कि ऑप्शन ए जो होता है यहाँ पे डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाता है। बात करें ऑप्शन बी की, तो ऑप्शन बी में डिवाइड है आपका दोस्तों थर्ड पॉइंट पे, यानी कि हम बात करें 12 इंटू और फिर उसके बाद 7 इक्वल्स टू 6 ब्रैकेट ख़त्म हुआ दोस्तों यहाँ पे। फिर बात आई यहाँ पे डिवाइड की, डिवाइड 13 माइनस 6। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर इन्होंने ब्रैकेट इतने में लगा दिया है, फिर भी उसके बाद भी हम अगर चेक करना चाहें तो ये आपका 12 इंटू 7 जो है दोस्तों 84 इक्वल्स टू 6 हो जाएगा और वो ब्रैकेट आ जाएगा। तो ये एक्चुअली में इस तरह से इक्वेशंस को आप सॉल्व नहीं कर सकते और इक्वेशन को इस तरह से लिख भी नहीं सकते हो आप। तो दोस्तों ये ऑलरेडी आपका इक्वेशन राइटिंग की वजह से नेगलेक्ट कर सकते हैं हम इसको और ये गलत हो जाएगी इक्वेशन। अब बात करें ऑप्शन सी और ऑप्शन डी की, तो ऑप्शन डी में ऑप्शन सी में अगर आप देखोगे तो दोस्तों डिवाइड का ऑप्शन यहाँ पर आया हुआ है, यानी कि 12 स्टार 12 में मतलब स्टार की जगह हम हटा ही देते हैं दोस्तों, 12 माइनस फिर उसके बाद 7 डिवाइड बाई 6 है। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ दोस्तों इसको, तो 12 माइनस 7/6 अगेन एक फ्रैक्शन वैल्यू दे रहा है आपका ब्रैकेट जो है, जो कि आपकी किसी भी ऑपरेशन से नहीं हटने वाली है। तो ऑप्शन सी भी डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाता है, बचता ऑप्शन डी है, तो वही आपका सही आंसर भी होगा। आपको एक बार चेक करके भी दिखाता हूँ मैं दोस्तों। यहाँ पे है 12 इंटू 7 देन माइनस 6, अब यहाँ पे डिवाइड बाई 13 है और इक्वल्स टू 6 है दोस्तों। तो अगर मैं यहाँ पे ध्यान से सॉल्व करूँ इसको, तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे सबसे पहले हम 12 7 84 माइनस 6 डिवाइड बाई 13 इक्वल्स टू 6, तो 84 माइनस 6 हो जाएगा आपका दोस्तों 78 डिवाइड बाई 13 इक्वल्स टू 6, 13 6 78 यानी कि 6 इक्वल्स टू 6। तो LHS इक्वल्स टू RHS आता है और ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको 4 वर्ड्स दिए गए हैं और आपको उसमें से ऑड वन आउट बताना है। सेलेक्ट द ऑड वन वर्ड, सेलेक्ट द ऑड वर्ड। तो इसमें 4 वर्ड्स हैं आपके, एक प्रोबेबिलिटी दिया है, आपको कंडक्ट दिया है, राइटियसनेस दिया है और वर्चू दिया है दोस्तों। तो ये जो 4 वर्ड हैं दोस्तों, इनमें अगर हिंदी में आप इसको कन्वर्ट करके देखोगे तो आपको इजीली आप सॉल्व कर पाओगे। फिर भी मैं आपको प्रोबेबिलिटी, कंडक्ट, राइटियसनेस और वर्चू का मीनिंग बता देता हूँ। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है दोस्तों हाई स्टैंडर्ड्स, मतलब कि आप जो है किसी चीज़ को जो है आप कोई काम कर रहे हो अपनी हाई मोरल वैल्यूज़ को मेंटेन करके जो है उस तरह से कर रहे हो। तो यहाँ पे हाई मोरल वैल्यूज़ के हिसाब से काम करना होता है दोस्तों। राइटियसनेस जो होता है, आप हमेशा जो है जो भी काम करते हो वो सही काम करने की कोशिश करते हो, मतलब कि मॉरली राइट होने की कोशिश करते हो। तो अगेन मोरल वैल्यूज़ की बात होती है राइटियसनेस में भी। मोरल प्रिंसिपल्स और मोरल वैल्यूज़ जो होती हैं, आप मोरली राइट कोई एक्ट करते हो तो उसको राइटियसनेस बोलते हैं। सिमिलर मैनर में अगर दोस्तों हम वर्चू की बात करें, तो वर्चू जो होता है वो एक बिहेवियर होता है हाई मोरल स्टैंडर्ड्स को शो करने का, मतलब कि हाई मोरल स्टैंडर्ड बिहेवियर होता है। बात आई कंडक्ट की, तो कंडक्ट होता है मतलब आप कोई भी काम कर रहे हो तो उसको हम कंडक्ट बोलते हैं। आप किस ऑर्डर में किसी काम को कर रहे हो तो वो कंडक्ट होता है दोस्तों। अपने आप को आप किस टाइप से प्रेजेंट करते हो या किस टाइप से आप कोई काम करते हो, स्पेशली ये रिसर्च वगैरह के लिए ज़्यादा यूज़ होता है ये वर्ड कंडक्ट जो है। तो हम बोल सकते हैं दोस्तों
ऑप्शन ए, सी और डी जो है वो एक दूसरे के काइंड ऑफ सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स हैं, जबकि कंडक्ट जो है आपका ऑड वन आउट हो जाता है ऑप्शन सारे अगर हम कंसीडर करें तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, कह रहा है आपको सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स इन द गिवन सेट। तो गिवन सेट हमारे पास ये दोस्तों 109, 114 और 139, 109, 114 और 139, मतलब 109, 114 और 139। अगर मैं इनका डिफरेंस निकालूँ दोस्तों, 114 और 109 का डिफरेंस निकालूंगा तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों 5। देन 139 और 114 का डिफरेंस निकालूँ तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों 9 में से 4 गए 5 बचे और 3 में से 1 गया 2, यानी कि 25। तो अब दोस्तों इसी लॉजिक के हिसाब से अगर हम सारे ऑप्शंस को कंसीडर करें तो 302 माइनस 268 क्या होगा दोस्तों? 302 में से 268 को अगर मैं माइनस करूँगा तो ये आएगा आपका दोस्तों 4, और 237 में से 2 इवन आपको चेक करने की जरूरत भी नहीं आगे, क्योंकि आपका 109 प्लस 5 जो है 114 बना है, तो हमें उसी लॉजिक के हिसाब से ढूंढना होगा। अब बात करें ऑप्शन बी की, तो 313 प्लस 5 करें अगर हम, तो यहाँ पे प्लस 5 करने पे हमें 318 मिल रहा है। सिमिलरली 343 और 318 में से अगर हम माइनस करेंगे एक दूसरे को तो 13 में से 8 हो जाता है तो दोस्तों 5 बचेगा, 13 में और 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा। तो यहाँ पर दोस्तों सिमिलर लॉजिक के हिसाब से ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया आपको दोस्तों? सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द वर्ड्स शेयर द सेम रिलेशनशिप एज दैट शेयर्ड बाय द गिवन पेयर ऑफ वर्ड्स। तो हाइव और बी बोला गया आपको दोस्तों। तो आपको पता है दोस्तों बी जो है एक जानवर हो गया और हाइव जो है आपका उसका प्लेस हो जाता है, मतलब बी जहाँ पे रहती हैं, बी एक इंसेक्ट बोल सकते हैं हम, टू बी वेरी स्पेसिफिक, बी के रहने का प्लेस जो है वो दोस्तों हाइव हो गया। तो सिमिलर वे में अगर हम चेक करें सारे के सारे ऑप्शंस को तो इनमें सब एनिमल्स, सारे के सारे जितने भी एनिमल्स हैं, ऑल एनिमल्स के लिविंग प्लेसेस क्या हैं उनके अकॉर्डिंग हमें देखना होगा दोस्तों। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपका हेयर का क्या होता है, काऊ का क्या होता है, डॉग का क्या होता है, बियर का क्या होता है, इन सब के जो है आपके लिविंग प्लेसेस को क्या बोलते हैं दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों, रैबिट और हेयर जो होते हैं दोस्तों उनके होम्स को बोला जाता है बरो। सिमिलरली पिग के होम को बोला जाता है स्टाई, ईगल के होम को बोला जाता है दोस्तों, ईगल के होम को बोला जाता है दोस्तों आयरी। सिमिलरली हॉर्स के होम को बोला जाता है दोस्तों स्टेबल, डॉग के होम को बोला जाता है दोस्तों कैनल, बेयर के होम को डैन बोला जाता है और काऊ के होम को शेड बोला जाता है। तो अब हमें दिया गया है दोस्तों आयरी को रिलेशन दिया गया हमें बियर के साथ, तो बोल सकते हैं हम ऑप्शन डी गलत हो जाता है। देन हमें स्टाई का रिलेशन डॉग के साथ दिया है, जबकि पता है हमें डॉग का जो है डॉग कैनल में रहता है, तो बोल सकते हैं हम ऑप्शन सी भी गलत हो जाता है दोस्तों। देन बात करें हम स्टेबल की, तो स्टेबल जो है काऊ से रिलेटेड है, काऊ दोस्तों स्टेबल में नहीं शेड में रहती है, तो हम बोल सकते हैं ऑप्शन बी भी गलत हो जाता है। बात करें अब ऑप्शन ए की, तो हेयर जो है दोस्तों वो बरो में रहता है। बरो मतलब एक मिट्टी को खोद के एक छोटा सा छेद बना देते हैं और उसमें रहने का पसंद करते हैं जो हेयर होते हैं या रैबिट्स होते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाता है दोस्तों आपका सही आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें स्लोगन्स पे बेस्ड क्वेश्चन है, आपको स्टेटमेंट्स को कंसीडर करना है ट्रू एंड देन उन पे बेस्ड कंक्लूजन्स जो हैं वो कौन कौन से सही होंगे वो हमें देखना है। तो स्टेटमेंट्स को सबसे पहले हम वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर लेते हैं दोस्तों। सम कार्स बोला गया है हमें, सम कार्स आर रॉकेट्स, सम कार्स आर रॉकेट्स बोला गया है, एंड देन बोला गया है हमें ऑल रॉकेट्स आर इंजन्स। तो हम बोल सकते हैं दोस्तों ऑल रॉकेट्स आर इंजन्स। अब हमें बोला गया दोस्तों सम इंजन्स आर रॉकेट्स। जब हमें बोल दिया गया कि ऑल रॉकेट्स आर इंजन, मतलब कि सारे के सारे रॉकेट जो हैं इंजन्स होंगे, तो हम बोल सकते हैं कि कुछ रॉकेट, कुछ इंजन जो हैं, कुछ इंजन यानी कि ये वाला जो पार्ट है वो रॉकेट्स होंगे। तो हम बोल सकते हैं हाँ बिल्कुल, कंक्लूजन वर्ड ट्रू हो जाता है क्योंकि कुछ इंजन जो है वो रॉकेट्स हैं। देन कंक्लूजन 2 की बात करें, अगर हम वेन डायग्राम को ध्यान से देखें तो दोस्तों ये जो कॉमन एरिया है, ये कॉमन एरिया दोनों के दोनों रॉकेट्स और कार और इंजन तीनों के लिए एक कॉमन एरिया है। तो इस कॉमन एरिया की वजह से हम बोल सकते हैं कि सम इंजन्स आर कार्स। तो कंक्लूजन 2 भी ट्रू हो जाता है, यानी बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 आर ट्रू। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है दोस्तों? आपको क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया हमें सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड नंबर इन द सेम वे एज द सेकंड नंबर इज रिलेटेड टू फर्स्ट नंबर एंड द सिक्स्थ नंबर इज रिलेटेड टू फिफ्थ नंबर। यानी सेकंड फर्स्ट से और सिक्स्थ फिफ्थ से जिस रिलेशन से रिलेटेड है उसी रिलेशन से हमें फाइंड आउट करके दोस्तों क्वेश्चन मार्क मतलब कि हमारी मिसिंग टर्म को निकालना है। देन यहाँ पे 64 का रिलेशन दिया गया हमें 272 से। अगर आप इन दोनों के कॉमन फैक्टर देखें दोस्तों 221 और 52 के, तो दोनों के कॉमन फैक्टर बनते हैं 13,
यानी कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 13 4 जा 52 होता है, और अगर 221 को देखोगे तो आप 13 1 जा 13 और यहाँ पे 13 7 जा 91, यानी कि 17 × 13 होता है। सिमिलर वे में अगर हम 64 और 272 को देखें अगर दोस्तों, तो यहाँ पर आप देखोगे दोस्तों कि ये दोनों के दोनों ही फैक्टर हैं 16 के। तो 16 इंटू यहाँ पर आपका ये हो जाएगा आपका 4, और यहाँ पर अगर हम ध्यान से चेक करें तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका 16 इंटू 16 1 जा 16, एंड आपका ये हो गया आपका दोस्तों 7 और 6 13 112, यानी कि 16 7 112। तो दोस्तों 16 इंटू 4 और 16 इंटू 7, यहाँ पे भी 13 इंटू 4 और 13 इंटू 17 ये रिलेशन चल रहा है। 4 और 17 की मल्टीप्लाई करी जा रही है दोनों के कॉमन फैक्टर से। तो सिमिलर वे में हमें यहाँ पे भी निकालना होगा दोस्तों। यहाँ पे अगर हम 4 से डिवाइड करके कॉमन फैक्टर को निकालने की कोशिश करेंगे तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों 5 इंटू 4 की तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम 20 को। तो सिमिलरली 5 इंटू 17 हमें फाइंड करना है, जो कि हमारा मिसिंग टर्म होगा। 5 इंटू 17 होता है दोस्तों आपका 85, 17 5 85, यानी 85 ही हमारा करेक्ट आंसर भी होगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now moving to the next question, question number 16. Question number 16 क्या कह रहा है दोस्तों? Select the option figure in which the given figure is embedded. Rotation is not allowed. Rotation allowed नहीं है, तो हमें अगर चेक करना हो कि ये फिगर जो है किस तरह से एम्बेडेड है, तो हम चेक करते हैं दोस्तों। अगर हम फिगर नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में अगर अपनी फिगर को एम्बेड करने की कोशिश करें दोस्तों, तो आप ध्यान से देखेंगे कि आपकी ये फिगर जो आपका रेक्टेंगल है ये यहाँ पर बन जाता है दोस्तों। ये हमारा जो रेक्टेंगल वाला पार्ट है हमने ये ढूंढ लिया है यहाँ पर। देन बात करें अगर हम इन 3 लाइंस की, तो ये 3 लाइंस आपकी यहाँ पे हो जाती हैं। तो ये पूरी फिगर जो है हमारी ऑप्शन सी में एम्बेड हो गई है, यानी कि हम बोल सकते हैं ऑप्शन सी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है दोस्तों? विच ऑफ द ऑप्शन फिगर इज द एग्जैक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर व्हेन द मिरर इज हेल्ड एट द राइट साइड। तो राइट साइड पे अगर हमने मिरर को रखा दोस्तों तो कौन सी इमेज आएगी? तो आपको पता है दोस्तों जो मिरर के क्लोज होती है इमेजेस वो ही लेफ्ट साइड में, और वो उतनी ही क्लोज वो राइट साइड में भी होंगी दोस्तों। तो हमें बस यही फाइंड करना है। अब यहाँ पर एट द रेट सबसे क्लोज है मिरर के, तो यहाँ पर भी इस साइड भी एट द रेट ही सबसे क्लोज होगा, उसकी मिरर इमेज सबसे क्लोज होगी एट द रेट की। तो एट द रेट की मिरर इमेज आपको ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में दिख रही है, सबसे क्लोज है, तो ऑप्शन ए और बी को तो आप डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं। अब बात करें के की, तो के की मिरर इमेज जो होगी दोस्तों वो कुछ इस टाइप से दिखेगी। के की मिरर इमेज दिखेगी आपकी कुछ इस टाइप से, और ये ही मिरर इमेज आपकी एग्जैक्टली दिख रही है ऑप्शन नंबर डी में। तो हम एट द रेट जो कॉम्प्लेक्स फिगर है उसकी मिरर इमेज चेक करने की जगह हम ये सोचें कि अगर हम इसकी मिरर इमेज कैसी दिखेगी ये चेक करना शुरू करें, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू के को हम चेक कर सकते हैं इजीली। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों फास्ट स्पीड से करना है, थोड़ी स्पीड बढ़ाइए और पेस कीजिए कि आप स्पीड से जो है क्वेश्चंस को पेसअप करके अच्छे से स्पीड में फाइनली सॉल्व कर सकें दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया हमें सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड वर्ड इन द सेम वे एज द सेकंड वर्ड इज रिलेटेड टू द फर्स्ट वर्ड। जैकॉल का रिलेशन हाउल से दिया गया है। तो हाउल जो होता है दोस्तों आवाज़ होती है, हाउल इज़ अ साउंड जो कि जैकॉल निकालता है, यानी कि जैकॉल जो है एक साउंड निकालने वाली ऑब्जेक्ट हो गई है, और हाउल जो है वो साउंड हो गई है जो उस ऑब्जेक्ट से निकल रही है। मतलब जैकॉल जो है हाउल निकालता है, तो रेन जो है, रेन की साउंड क्या होती है दोस्तों? जब रेन पड़ती है ज़मीन पे तो किस टाइप की साउंड होती है? रेन जब ज़मीन पे पड़ती है तो दोस्तों पैटर साउंड होती है, इसको उस साउंड को बोलते हैं हम पैटर। तो पैटर इज़ द साउंड व्हेन रेन फॉल्स ऑन अर्थ। तो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है दोस्तों? आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, डिवाइड साइन को। तो अगर हम यहाँ पे डिवाइड साइन को चेक करें तो हमारे पास इक्वेशन दी गई है दोस्तों 225 + 5 × 3 डिवाइड बाई 5 - 7। तो अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ दोस्तों 5 × 3/5 होगा बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग, यानी कि 5 ये वाला जो पार्ट है दोस्तों ये फ्रैक्शन में तो नहीं आ रहा है, यानी कि ये पॉसिबिलिटी है कि अब डिवाइड ज़रूरी नहीं कि हमें हटाना पड़े यहाँ से, हो सकता है हटा भी लें हम, बट ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें डिवाइड को ही हटाना है। तो अब हमें ऑप्शंस को, सारे ऑप्शंस को चेक करना पड़ेगा दोस्तों एक एक करके। अगर हम ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन ए में माइनस को डिवाइड से इंटरचेंज करना है दोस्तों हमें। तो ये हो जाएगा आपका 225 + 5 × 3, माइनस को डिवाइड से इंटरचेंज कर रहे हैं हम, तो ये दोस्तों माइनस हो गया 5 डिवाइड बाई 7। तो अब यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों तो ये 5/7 बनेगा, जो कि एक फ्रैक्शन है और वो हटेगा नहीं दोस्तों किसी भी ऑपरेशन की वजह से। तो हम बोल सकते हैं ऑप्शन ए डायरेक्टली एलिमिनेट हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे राइट साइड में हमें एक इंटीजर दिया है, और अगर फ्रैक्शन पे हम ऑपरेशन लगाएंगे तो फ्रैक्शन ही मिलने वाला है हमें दोस्तों। अब बात करें ऑप्शन बी की, प्लस को हम मल्टीप्लाई से इंटरचेंज कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों 225 × 5 + 3 डिवाइड बाई 5 - 7।
तो इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो ये अगेन अब यहाँ पे क्या कर हो रहा है 3/5 हो जा रहा है और यहाँ पे +5 है और यहाँ पे -7 है, तो ये एक फ्रैक्शन आ गया दोबारा दोस्तों जो कि हट नहीं पा रहा है। तो ऑप्शन बी हम बोल सकते हैं कि डायरेक्टली एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब बात करें ऑप्शन सी की, तो प्लस और को हम डिवाइड से रिप्लेस कर रहे हैं, तो ये है आपका दोस्तों 225 प्लस को डिवाइड से हमें रिप्लेस करना है, तो ये डिवाइड हो गया दोस्तों, यहाँ पर ये 5 हो गया, ये इंटू 3 और ये हो गया आपका 5 - 7। तो बॉड मास रूल के हिसाब से हम सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका दोस्तों 45 × 3 + 5 - 7। अगेन मल्टीप्लाई को सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 135 + 5 - 7, ये हो गया आपका दोस्तों 140 - 7 यानी 133, जो कि आपका RHS के इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा गया आपको दोस्तों, सेलेक्ट द बॉक्स दैट कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग द गिवन अनफोल्डेड बॉक्स। तो दोस्तों 2 डाइस के जो 2D डाइस है उसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। अगर कोई भी इस टाइप का डाइस है 2D डाइस, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, यहाँ पे D है दोस्तों, यहाँ पे E है और यहाँ पे F है दोस्तों, तो हम बोल सकते हैं कि अगर आप एक स्ट्रेट लाइन में चलें, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में इस डायरेक्शन में या तो इस डायरेक्शन में चलें, तो एक प्लेस छोड़ के, मतलब कि एक प्लेस यानी कि हमारा एक ब्लॉक जो हो गया ये, उसको छोड़ के जो 2 नंबर्स रहते हैं यानी कि A और C, वो हमेशा दोस्तों एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे अगर हम उस फिगर से एक 3D फिगर 3D क्यूब बना रहे हैं दोस्तों। तो यानी कि यहाँ से A अपोजिट C के होगा और D अपोजिट होगा F के, तो बचा B और बचा E, तो हम बोल सकते हैं कि B विल बी अपोजिट टू E एंड A विल बी अपोजिट टू C, D विल बी अपोजिट टू F, मतलब कि ये अपोजिट फेसेस पे हैं दोस्तों। तो अगर कोई अपोजिट फेसेस पे है दोस्तों, तो अगर हम एक क्यूब को बनाएं तो इसके अपोजिट वाला फेस आपको दिखेगा नहीं कभी भी, इसके अपोजिट वाला फेस कभी आपको दिखेगा नहीं और इसके अपोजिट वाला फेस आपको कभी दिखेगा नहीं। तो जो आपको फाइनल फिगर बनेगी तो उसमें कभी भी आपको B के साथ E नहीं दिखेगा दोस्तों, A के साथ C नहीं दिखेगा, अगर D है उस फिगर में तो F नहीं दिखेगा, अगर F है तो D नहीं दिखना चाहिए दोस्तों। अगर ऐसा हो रहा है तो वो फिगर गलत हो जाएगी। अब हम ऐसे ही हमारे सारे के सारे ऑप्शंस को चेक करेंगे। अब यहाँ पे B दिख रहा है दोस्तों, B के साथ E नहीं दिखना चाहिए था, B के साथ E नहीं दिखना चाहिए क्योंकि दोनों के दोनों अपोजिट फेसेस पे हैं। तो हम बोल सकते हैं ऑप्शन A ही जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये ही जो है आपका फॉर्म नहीं हो सकता, यानी कि इसको हम फॉर्म नहीं कर सकते, इस 2D फिगर से ये नहीं बनाया जा सकता दोस्तों। अगर आप इनको देखेंगे तो C, E और F दिया हुआ है, यहाँ पे कोई भी वॉयलेट नहीं हो रहा है, इसी साइड के दे रखे हैं यहाँ पे A, D और E दिया है दोस्तों, A, D और E दिया है यहाँ पर, तो A के साथ का C ही नहीं दिया, D के साथ का F नहीं दिया और यहाँ पर अगर आपको E दिया है तो B नहीं दिया है, तो ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। यहाँ पे C, B और D दिया है दोस्तों, C दिया है, B दिया है और D दिया है, यानी कि ये भी आपका अगेन पॉसिबल है। ऑप्शन ए पॉसिबल नहीं होगा, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा गया दोस्तों आपको, क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है आपको, अ रीसेंट सर्वे ऑफ मैरिड कपल्स इन इंडियन मेट्रो सिटी शोड दैट 20% ऑफ कपल्स हैव ओनली 1 चाइल्ड, 45% ऑफ द रिमेनिंग कपल्स हैव 2 चिल्ड्रन एंड द रेस्ट ऑफ द कपल्स हैव 3 और मोर चिल्ड्रन। व्हाट इज द परसेंटेज कपल विद 3 और मोर चिल्ड्रन। तो हमें कहा गया है यहाँ पे दोस्तों, एक रीसेंट सर्वे हुआ है, उसमें कहा गया कि मैरिड कपल्स जो है इंडियन मेट्रो सिटीज़ में ये पाया गया कि 20% ऑफ कपल्स जो हैं दोस्तों उनके पास सिंगल चाइल्ड है, 1 चाइल्ड है। अब बात करें 45% ऑफ द रिमेनिंग कपल्स कितने बचे दोस्तों, 20% ये थे, तो रिमेनिंग कपल्स बचे 80%, और उसका भी 45% दोस्तों ये है आपका ऐसे कपल्स जिनके 2 चिल्ड्रन हैं, यानी कि 2 चाइल्ड वाले बच्चे हैं ये। तो अब इसको हम सॉल्व करें दोस्तों तो हो जाएगा आपका 45/100 इंटू 80/100। ये इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो दोस्तों हो जाएगा आपका 5 नम 45, ये हो गया आपका 20, ये हो गया आपका 20 चौक 80, यानी कि हो गया आपका 36/100। 36/100 को मैं लिख सकता हूँ दोस्तों 36%। तो 36% जो है लोग ऐसे हैं जिनके 2 बच्चे हैं। अब हमें निकालना है दोस्तों कि टोटल ऐसे पेरेंट्स कौन से हैं जिनके 3 या 3 से ज़्यादा बच्चे हैं। तो हम बोल सकते हैं दोस्तों 20% प्लस 36% को हम जोड़ के अगर इसमें से 100% माइनस कर दें तो हमारे पास ऐसे पेरेंट्स आ जाएंगे जिनके 3 या 3 से ज़्यादा बच्चे हैं। यानी ये हो गया दोस्तों आपका 100 माइनस 36 प्लस 20 यानी 56, यानी कि 44%। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा गया दोस्तों, व्हेन अ सर्टेन लैंग्वेज larvae is coded as 1519512, how will insect be coded as in that language। तो दोस्तों देखते हैं लार्वे
को कोड किस तरह से किया गया है 1519512। तो एल का कोड दोस्तों आपको पता है 12 होता है, आर का कोड होगा दोस्तों 18, आपका सिमिलर वे में वी का कोड होगा दोस्तों 22, और ई ए और ई यहाँ पर ध्यान से देखिए दोस्तों, ए और ई का कोड किस तरह से किया गया है। यहाँ पे ए ई आई ओ यू सारे के सारे वोवल्स को अलग तरीके से कोड किया गया है। ए को 1 दिया है कोड, ई को 2 दिया है कोड, आई को 3 दिया है, ओ को 4 दिया है और यू को दिया है 5। तो दोस्तों बहुत फेमस पैटर्न है, इस टाइप से क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं कि वोवल्स को अलग तरीके से कोड दिया जाता है, कॉन्सोनेंट्स को नॉर्मल कोड दिया जाता है। तो यहाँ पर वोवल्स को स्पेशली कोड किया गया है। ए को यहाँ पे दोस्तों 1 कोड किया गया है, यहाँ पर ए को देखोगे तो आप ए 1 कोड किया गया है और ई को कोड किया गया है 2। अब बचता है यहाँ पे 12 से 15 कैसे कोड हो गया, 18 से 9 कैसे कोड हो गया, 22 से 5 कैसे कोड हो गया। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि अगर आप 12 में 27 में से 12 को माइनस करो दोस्तों तो 15 आता है। सिमिलरली अगर आप 27 में से 18 माइनस करो दोस्तों तो आपका आता है 9। सिमिलर वे में 27 में से अगर मैं 22 को माइनस करूँ तो दोस्तों 5 आता है। 27 में से ही क्यों हमें हिट करेगा दिमाग में एग्जाम में कि 27 में से ही, तो दोस्तों एल का अपोजिट लेटर्स का कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों कि कोई भी दो लेटर्स अपोजिट होंगे, अगर वो उनका जो सम है वो दोस्तों 27 आता है। यानी कि कंसीडर ए और जेड को, ए का सम होता है, ए का जो होता है आपका नंबर कोड 1 होता है, जेड का 26 होता है, तो 26 + 1 27 होता है। तो ये जो अपोजिट लेटर्स वाला जो फंडा है दोस्तों, अपोजिट अल्फ़ाबेट्स वाला फंडा, ये इस पैटर्न पे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये थोड़ा सा मिक्स किया गया है उस चीज़ को। यहाँ पर आप डायरेक्टली 27 में से 12 रखेंगे तो 15 आ जाएगा। यहाँ पर ए का 1, 27 में से 18 माइनस करने पे 9 आ रहा है, 27 में से 22 माइनस करने पे 5 आ रहा है, और यहाँ पे ए का 1 और ई का 2 आ रहा है। अब सिमिलर वे में अगर हम दोस्तों इंसेक्ट को भी कोड करें तो इंसेक्ट का कोड किस तरह से आएगा दोस्तों, आई का कोड आपका 9 है, एन का होता है आपका आई का कोड 9 नहीं होगा दोस्तों, आई का कोड 3 होगा। यहाँ पर आई का 3 हो गया, एन का है आपका दोस्तों 14, देन एस का होगा आपका दोस्तों 19, ई का कोड होता है 5 बट यहाँ पर वॉवल है ई तो 2 हो जाएगा, सी का कोड आपका 3 है, एंड टी का कोड जो होता है आपका दोस्तों वो होगा 20। अब 27 में से अगर हम माइनस करें दोस्तों, 3 तो एग्जैक्टली 3 लिखा जाएगा, 27 में से 14 को मैं अगर माइनस करूंगा दोस्तों तो मेरे पास क्या आएगा, 27 में से 14 माइनस करने पे 13 आएगा, 27 में से 19 माइनस करूँगा अगर मैं तो मेरे को 8 मिलेगा दोस्तों, 2 तो एग्जैक्टली 2 आएगा, और 3 माइनस 27 में से अगर मैं 3 माइनस करता हूँ तो दोस्तों 24 आ जाएगा, और 27 में से जो है आपका 20 माइनस करने में मेरे को 7 मिलेगा, यानी 3, 13, 8, 2, 24 और 7। 3, 13, 8, 2, 24 और 7 यानी ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। तो दोस्तों अच्छा क्वेश्चन था कोडिंग का ये। अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो फर्स्ट को में अगर आपका हो गया तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो उसको छोड़ दीजिए दोस्तों, आगे लास्ट में करने की ट्राई करना, बट अटकना नहीं है किसी भी क्वेश्चन में अपने को। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 में आपको मिसिंग जो नंबर है, क्वेश्चन मार्क जो है उसकी जगह क्या आएगा वो बताना है दोस्तों। आप यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या लिखा गया दोस्तों, यहाँ पर दिया गया आपको 7, 11 और 14, यहाँ दिया गया आपको 53, 127 और क्वेश्चन मार्क। देन बात करें यहाँ पर तो 4, 6 और 3 दिया गया है दोस्तों आपको यहाँ पे। तो आपको पैटर्न समझना है कि किस तरह से पैटर्न आपका बन रहा है। तो अगर मैं बात करूँ दोस्तों कॉलम वाइज, तो कॉलम वाइज चलने की कोशिश करते हैं। कॉलम वाइज कैसे चला जाएगा दोस्तों, अगर मैं इसको मैं मान लूँ, इस कॉलम में जो लेटर है वो उसको ए मान लूँ, इसको बी मान लूँ, इस रो में जो है वो सी, इनको सी कोड दे दूँ, तो यहाँ पर जो लॉजिक लग रहा है दोस्तों वो लग रहा है ये a² + c जो होगा वो आपका दोस्तों वो b के बराबर आ रहा है। यानी कंसीडर करते हैं फर्स्ट कॉलम को, फर्स्ट कॉलम में अगर 7 का स्क्वायर + 4 कर दूँ मैं दोस्तों तो 49 + 4 आ जाएगा आपका दोस्तों 53। सिमिलर वे में अगर मैं सेकंड कॉलम की बात करूँ तो 11² + 6 हो जाएगा आपका 121 + 6 यानी 127। सिमिलर वे में 14 के स्क्वायर में 3 को ऐड करूँ मैं तो दोस्तों 196 + 3 यानी कि 199 आ जाएगा, और वही हमसे पूछा भी गया था दोस्तों 199 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहा गया दोस्तों, आपको सेलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज क्या दी गई आपको दोस्तों 17, 20, 15, 22, 13 और क्वेश्चन मार्क। तो 17, 20, 15, 22, 13 और क्वेश्चन मार्क। अगर आप ध्यान से देखें दोस्तों तो ये ऑल्टरनेट सीरीज दिख रही होंगी आपको, यानी कि ये ऑल्टरनेट सीरीज है।
सिमिलरली ये ऑल्टरनेट सीरीज होगी, ये ऑल्टरनेट। 17 में अगर आप +2 कर रहे हो तो 15 मिल रहा है, वो सॉरी 17 में -2 कर रहे हो तो 15 मिल रहा है, 15 में -2 करने पे 13 मिल रहा है। 20 में यहाँ पे +2 कर रहा हूँ तो मैं 22 मिल रहा है, तो मेरे को 22 में अगेन +2 करना पड़ेगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन मार्क का हमारा मिसिंग टर्म है उसको निकालने के लिए। तो 22 + 2 जो होगा आपका दोस्तों 24 होगा, और वही हमारा सही आंसर भी होगा, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो एनालिसिस दोस्तों। तो इसी के साथ हमारी वीडियो भी खत्म हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 25 को करते हैं दोस्तों, इसको ट्राई कीजिए अच्छे से और निकालने की कोशिश कीजिए जल्दी से जल्दी इसके आंसर को। तो चलिए दोस्तों इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। DAC GWH JSM और MOR दिया गया है हमें दोस्तों। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले फर्स्ट अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करते हैं। D का कोड क्या होगा दोस्तों यहाँ पे 4, G का कोड क्या होगा दोस्तों 7, J का कोड क्या होगा दोस्तों, J का कोड होगा आपका 10 एंड M का कोड होगा आपका 30। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो +3 का इंक्रीमेंट हो रहा है, 4 + 3 7, 7 + 3 10, 10 + 3 13। तो 13 में +3 करने पे यानी 13 में +3 करने में मेरे को मिलेगा 16। तो 16 आपका कोड है दोस्तों P का। तो यहाँ पर आएगा दोस्तों पहला टर्म P। अब P से 2 ऑप्शन बनते हैं A और B, तो C और D को तो हम हटा देते हैं, A और B बचा अब हमारे पास। अब हम चेक करेंगे दोस्तों सेकेंड अल्फ़ाबेट को, यानी कि A का है आपका दोस्तों 1 कोड, W का आपका है दोस्तों 23 कोड। A का आपका 1 कोड है दोस्तों, W का आपका 23 है, S का कोड है आपका दोस्तों 19 एंड O का कोड है आपका दोस्तों 15। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो इस ऑर्डर में 15 में अगर आप +4 कर रहे हैं तो यहाँ पे 19 मिल जा रहा है, 19 में +4 करने पे आपको 23 मिल जा रहा है, एंड 23 में +4 करते हैं तो आपको 27 मिलता है, जो कि 27 होता क्या है दोस्तों आपका 26 + 1, यानी कि आपकी जो सीरीज़ होती है वो दोबारा से रिवर्स होकर स्टार्ट हो जाती है, यानी कि A से ही। तो यानी यहाँ पे हमें 1 मिल रहा है, एकदम सही मिल रहा है। तो अब हमें क्या काम करना होगा दोस्तों, यहाँ पे 15 में -4 करना पड़ेगा। 15 में -4 करेंगे तो हम 11 आएगा, और 11 जो है आपका दोस्तों वो कोड होगा आपका किसका, 11 कोड होगा आपका K का दोस्तों। तो K यहाँ पे आपका सेकंड अल्फ़ाबेट होगा हमारी मिसिंग टर्म का, यानी PKW आपका सही आंसर है। और इसी के साथ दोस्तों हमारी पूरी की पूरी जो वीडियो एनालिसिस थी, जो हमने डिस्कस किया है पेपर, वो था आपका 4 मार्च 2020 में आपकी मॉर्निंग शिफ्ट का रीजनिंग सेक्शन दोस्तों। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन करने में बड़ा मज़ा आया होगा, और क्वेश्चन हमारे साथ साथ करते जा रहे होंगे अगर आप, तो आपको दोस्तों कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होना शुरू हो गया होगा दोस्तों, एकदम से बनने लगे होंगे आपके क्वेश्चंस, तुरंत आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा कि एसएससी के पैटर्न्स क्या हैं, आपके किस पैटर्न पे एसएससी जनरली क्वेश्चंस पूछ रहा होगा। अब आपको उनका अंदाज़ा लगना शुरू हो गया होगा। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स में हमारे साथ इसी तरह बना रहते हैं दोस्तों, तो आपको सारे के सारे पैटर्न्स जो एसएससी यूज़ करता है अपने रीजनिंग के क्वेश्चंस को बनाने में, तो आपको वो बड़े ईजिली समझ में आ जाएंगे दोस्तों। तो आपको पता भी लग जाएगा दोस्तों कि किस टाइप से आपको सॉल्व करना है एग्ज़ाम में। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों अपने दोस्तों के साथ। एंड अगर आप पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं और आप हमारे साथ अभी पहली बार जुड़े हैं दोस्तों, तो अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते हैं दोस्तों हमारी आने वाली सारी वीडियोज़ के। अगर आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो दोस्तों आप हमारे पेज पेंडुलम EDU को लाइक कर सकते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।